डियर नीट स्कॉलर्स, मैं डॉक्टर कमरवाज जैदी आज आपको डीएनए के बारे में डिस्कस करूंगा। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के चैप्टर की मेन पॉइंट्स को मैं ओरल डिस्कस करूंगा। डीएनए को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल एंड जनरेशन टू जनरेशन। पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में करैक्टर डीएनए के द्वारा जाते हैं। आपने ये भी सुन रखा है ना कि पेरेंट से करैक्टर ऑफस्प्रिंग में क्रोमोसोम्स के द्वारा जाते हैं ना, तो क्रोमोसोम डीएनए का ही तो बना होता है। डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। मैं बहुत शॉर्ट में डीएनए को डिस्कस कर देता हूँ क्योंकि मुझे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर को ओरल डिस्कस करना है। डीएनए दो तरह का है, एक सर्कुलर डीएनए और एक लीनियर डीएनए है। सर्कुलर डीएनए प्रोकार्योटिक डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया में है और क्लोरोप्लास्ट में है। सर्कुलर डीएनए का डुप्लीकेशन को थीटा क्रेन मॉडल के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है। ये लीनियर डीएनए, इस डायग्राम में दिखाया गया कि जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और जब आरएनए से डीएनए बनता है तो उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और डीएनए से डीएनए का डुप्लीकेशन सेल साइकिल की एस फेज़ में होता है, मतलब एस फेज़ में डीएनए का कंटेंट डबल हो जाता है। अगर यहाँ पे 5 पिकोग्राम है तो एस फेज़ में डीएनए का कंटेंट 10 पिकोग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये अगला डायग्राम बना हुआ है न्यूक्लियोसोम का, जो डीएनए पैकेजिंग को शो कर रहा है। लीनियर डीएनए है। इस लीनियर डीएनए में देखिए आप, इसे हम यूकार्योटिक डीएनए भी कह सकते हैं। यूकार्योटिक डीएनए में 2 हेलिक्स हैं। हेलिक्स को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं। हेलिक्स न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है और हेलिक्स ग्रो करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। इसमें एक टर्न की लेंथ 34 एंगस्ट्रॉम है। इसका मतलब ये डायग्राम बी डीएनए है जो बार्ट्स एंड क्रिक ने स्टडी किया था। इस 34 एंगस्ट्रॉम जो कि एक टर्न डीएनए को शो कर रहा है, इस एक टर्न में 10 बेस पेयर हैं। 10 बेस पेयर हैं। डीएनए में माइक्रो और मेजर ग्रुप होती हैं। डीएनए में एक माइक्रो ग्रुप है और ये कौन सी है, मेजर ग्रुप है। ठीक है, मेजर ग्रुप में हिस्टोन प्रोटीन अटैच रहते हैं। डीएनए के दोनों हेलिक्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। डीएनए के हेलिक्स की यूनिट का नाम क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। डीएनए में 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड है, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीसाइटिडीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट और डीऑक्सीग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ है ना, डीऑक्सीराइबोज शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है और फास्फोरिक एसिड है। डीएनए में न्यूक्लियोसाइड भी 4 तरह के हैं। न्यूक्लियोसाइड 2 चीज़ों मिलकर बने होते हैं, नाइट्रोजनस बेस और डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सीग्वानोसिन, डीऑक्सीसाइटिडीन और डीऑक्सीथाइमिडीन। नाइट्रोजनस बेस भी 2 तरह के हैं ना डीएनए में, एक प्यूरीन है और एक कौन सा है, पैरामिडीन है। प्यूरीन में 2 रिंग्स होती हैं और पैरामिडीन में 1 रिंग होती है। ठीक है, प्यूरिन्स में 2 रिंग है ना, एक रिंग एरोमेटिक है, दूसरी कौन सी है, इमीडिएजोल रिंग है। प्यूरिन्स एडेनिन और ग्वाइनिन है। पैरामिडीन में केवल 1 रिंग है ना, और इसमें साइटिडीन और थाइमिन आते हैं। इस हेलिक्स में देखिए एडेनिन थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है और साइटोसिन ग्वानिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। एडेनिन और थाइमिन के बीच में कितने बॉन्ड है, डबल, और साइटोसिन ग्वानिन के बीच में कितने बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, डीएनए का डायमीटर कितना है, 20 एंगस्ट्रॉम है और बेस रोटेशन कितना है, 36 डिग्री है। ठीक है, वाटसन क्रिक मॉडल का हम डीएनए देखें तो ये वाटसन क्रिक मॉडल डीएनए। वाटसन क्रिक ने डीएनए की स्टडी है ना एक्स-रे डिफ्रैक्शन मेथड के द्वारा की थी, जो कि विल्किंस और फ्रैंकलिन के डीएनए मॉडल पर ही बेस्ड है। ठीक है, इस डायग्राम मैंने दिखाया था, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या ये न्यूक्लियोटाइड है
और ये दो क्या है, न्यूक्लियोसाइड हैं। मतलब डीऑक्सीराइबोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड, और नाइट्रोजनस बेस और डीऑक्सीराइबोस शुगर और फास्फोरिक एसिड मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सीराइबोस शुगर के फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजनस बेस जुड़ा होता है और यहाँ बॉन्ड पाया जाता है ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड, ठीक है। एडेनिन थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, साइटोसिन ग्वानिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड आपस में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड थर्ड कार्बन और फिफ्थ कार्बन के बीच बनता है। डीएनए का हेलिक्स 5 प्राइम टू 3 प्राइम ग्रो करता है। ओके, ये मैंने एक वैसी शॉर्ट में डीएनए को एक्सप्लेन कर दिया। इस वीडियो लेक्चर में मैं तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को ओरल डिस्कस कर रहा हूँ। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डीएनए को। कुछ मेन पॉइंट्स भी आएंगे तो आप उनको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वो नीट के पर्पस से इम्पॉर्टेंट हैं। डीएनए बैक्टीरियोफेज वायरस 5×174 के डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी है, तो 5386 है ना। बैक्टीरियोफेज वायरस 5×174 के डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी है, 5386। ई कोलाई ईश्रिया कोलाई के डीएनए में बेस पेयर की संख्या है 4.6 × 10⁸ बेस पेयर। और ह्यूमन डीएनए हैप्लॉइड में बेस पेयर की संख्या है 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। बैक्टीरियोफेज लैम्डा जो इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। बैक्टीरियोफेज लैम्डा में बेस पेयर की संख्या है 48,502, मतलब 48502, ठीक है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 48502, चाहे ऐसे याद कर लें कि 48,502 बेस पेयर, ठीक है। अभी मैंने डीएनए को शॉर्ट में डिस्कस कर दिया था। डीएनए को मिशर ने जो नाम दिया था वो न्यूक्लिन दिया था। डीएनए एसिडिक होता है, डीएनए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, डीएनए पर नेगेटिव चार्ज है। डीएनए क्या है, एसिडिक सब्सटेंस है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। मिशर ने इसको नाम न्यूक्लिन दिया था और जैकेरिस ने इसका नाम डीएनए दिया था। डीएनए का कंटेंट या डीएनए का अमाउंट स्पीशीज स्पेसिफिक होता है। डीएनए की यूनिट का नाम क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। डीएनए का हेलिक्स 5 प्राइम टू 3 प्राइम ग्रो करता है। डीएनए की पैकेजिंग में अगर हम आ जाएं तो यहाँ एक आधा क्वेश्चन में मिलता है कि न्यूक्लियोसोम आपस में लिंकर डीएनए द्वारा कनेक्ट होते हैं और लिंकर डीएनए पर H1 हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। न्यूक्लियोसोम में ऑक्टामर है, इस डायग्राम में देखिए आप, ऑक्टामर है। इस ऑक्टामर में जो हिस्टोन प्रोटीन है वो H2A, H2B, H3, H4 का पेयर है, ठीक है। और इस ऑक्टामर में जो हिस्टोन प्रोटीन है उसमें आर्जिनिन और लाइसिन है, ठीक है। आर्जिनिन और लाइसिन, चूँकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है और हिस्टोन प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए डीएनए का हेलिक्स हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर, है ना, लिपट जाता है। ये डीएनए पैकेजिंग का डायग्राम है। ह्यूमन डीएनए की लेंथ कितनी है, 2.2 मीटर है। ह्यूमन डीएनए की लेंथ कितनी है, 2.2 मीटर है। इंटर न्यूक्लियोटाइड डिस्टेंस या दो बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.34 nm है। ध्यान दें, 0.34 nm है। इसको मीटर में चेंज कीजिए तो 0.34 nm को जब मीटर में चेंज करते हैं तो 0.34 × 10⁻⁹ मीटर हो जाता है, ठीक है। देखिए ह्यूमन डीएनए में कितने बेस पेयर हैं, 6.6 × 10⁹ बेस पेयर हैं। और इंटर न्यूक्लियोटाइड डिस्टेंस कितना है, 0.34 × 10⁻⁹ मीटर पर बेस पेयर है। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें
तो डीएनए की लेंथ आ जाती है, कितनी है वो, 2.2 मीटर। ई कोलाई का डीएनए 1.36 मिलीमीटर होता है। मैंने भी आपको बताया था कि जब आरएनए से डीएनए बनता है तो उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं, और ये किस में होता है, रेट्रोवायरस में होता है। ये किस में, रेट्रोवायरस में। नेक्स्ट टॉपिक देखिए आप, क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर की बेस्ट अपीयरेंस किस में आती है, मेटाफेज स्टेज में आती है। ठीक है, सेल डिवीजन के मेटाफेज में क्रोमेटिन फाइबर बिल्कुल क्लियरली विजिबल होते हैं। न्यूक्लियोसोम में जो डीएनए है इसमें कितने बेस पेयर हैं, 200। न्यूक्लियोसोम पे जो डीएनए लिपटा हुआ है 2/3/4 कॉइल बनाता है, इसमें 200 बेस पेयर हैं। एनएचसी क्या है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम्स प्रोटीन। डीएनए की स्टेबिलिटी के लिए एक्स्ट्रा प्रोटीन की ज़रूरत होती है, मतलब डीएनए स्टेबिलिटी के लिए एडिशनल प्रोटीन चाहिए। उस एडिशनल प्रोटीन को हम कहते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। न्यूक्लियस में दो तरह की क्रोमेटिन है, एक यू क्रोमेटिन है और एक हेट्रोक्रोमेटिन है। यू क्रोमेटिन लाइट स्टेन लेता है और हेट्रोक्रोमेटिन डार्क स्टेन लेता है। यू क्रोमेटिन जेनेटिकली एक्टिव है, हेट्रोक्रोमेटिन जेनेटिकली इनएक्टिव है। यू क्रोमेटिन क्या है, जेनेटिकली एक्टिव है। ठीक है, यू क्रोमेटिन जेनेटिकली एक्टिव है। अगर हम डीएनए को 1% क्वेच में डाल दें तो डीनेचुरेशन हो जाता है, डीएनए के दोनों हेलिक्स अलग हो जाएंगे। डीएनए के दोनों हेलिक्स अलग हो जाएंगे। डीएनए में कितने बॉन्ड हैं, एक है फॉस्फोरेस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, दूसरा कौन सा है, ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड, और फिर हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हम प्रोकार्योटिक डीएनए देखें तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड की संख्या ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि प्रोकार्योटिक डीएनए रिच इन सी एंड जी। यूकार्योटिक डीएनए में डबल बॉन्ड ज़्यादा है। ठीक है, तो मल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा बताइएगा आप, है ना। प्रोकार्योटिक डीएनए में चूंकि सी और जी ज़्यादा है तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, और यूकार्योटिक डीएनए में चूंकि हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या डबल बॉन्ड ज़्यादा है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड कौन से हैं, डबल बॉन्ड वाले हैं। ठीक है, तो आप सोचिएगा कि प्रोकार्योटिक डीएनए और यूकार्योटिक डीएनए में किसका मल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल पर। ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं, जब कोई कंपिटेंट सेल बाहर से डीएनए को एब्जॉर्ब कर लेती है। व्हेन कंपिटेंट सेल एब्जॉर्ब डीएनए फ्रॉम द एक्सटर्नल मीडियम कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। ग्रिफ्थ ने ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल पर वर्क किया था और ग्रिफ्थ ने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया को सेलेक्ट किया था। और इस बैक्टीरिया की दो वेराइटीज़ हैं, एक ए वायरुलेंट है, दूसरी वायरुलेंट है। ए वायरुलेंट, दूसरी कौन सी है, वायरुलेंट। ए वायरुलेंट नॉन लीथल होती है। ए वायरुलेंट को हम आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये रफ स्टेन है, और वायरुलेंट को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये स्मूथ है। ठीक है, जब वायरुलेंट बैक्टीरिया को, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के वायरुलेंट बैक्टीरिया को चूहों में इंजेक्ट किया, रैट में इंजेक्ट किया, तो रैट की डेथ हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि वायरुलेंट या एस स्ट्रेन लीथल है, लेकिन जब उन्होंने आर स्ट्रेन को या ए वायरुलेंट को रैट में इंजेक्ट किया तो रैट सर्वाइव करते रहे नॉर्मली, उनकी डेथ नहीं हुई। इसका मतलब क्या है, आर स्ट्रेन नॉन लीथल है। थर्ड एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, थर्ड एक्सपेरिमेंट में वायरुलेंट बैक्टीरिया को टेम्परेचर के द्वारा किल कर दिया।
ठीक है, टेम्परेचर किल्ड वायरुलेंट बैक्टीरिया को माइस में इंजेक्ट किया या रैट में इंजेक्ट किया, रैट सर्वाइव कर रहे हैं नॉर्मली। इसका मतलब टेम्परेचर किल्ड डीएनए ने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट या रैट के लिए कोई हार्मफुल नहीं है। लेकिन जो फोर्थ एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया ग्रिफ्थ ने, फोर्थ एक्सपेरिमेंट ने ग्रिफ्थ में ये किया कि टेम्परेचर किल्ड वायरुलेंट बैक्टीरिया और प्लस ए वायरुलेंट बैक्टीरिया के मिक्सचर को रैट में इंजेक्ट कर दिया। जब रैट में इंजेक्ट किया तो रैट की डेथ हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टेम्परेचर किल्ड डीएनए था वायरुलेंट का, वो ए वायरुलेंट बैक्टीरिया के अंदर चला गया। मीन्स ए वायरुलेंट बैक्टीरिया एब्जॉर्ब टेम्परेचर किल्ड वायरुलेंट डीएनए फ्रॉम द एक्सटर्नल मीडियम, ठीक है। और इस प्रोसेस को ग्रिफ्थ ने ट्रांसफॉर्मेशन का, जब वायरुलेंट बैक्टीरिया का डीएनए ए वायरुलेंट में चला गया तो उसके अंदर है ना नए बैक्टीरिया बने जो कौन से थे, वायरुलेंट के थे, ठीक है। जब ए वायरुलेंट बैक्टीरिया में बाहर से वायरुलेंट का डीएनए चला गया तो ए वायरुलेंट ने जो नए बैक्टीरिया बनाए वो वायरुलेंट बैक्टीरिया बनाए, क्योंकि वायरुलेंट का डीएनए डोमिनेंट था, ठीक है। इट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं, मतलब ए वायरुलेंट से जो नए बैक्टीरिया बनने कैसे हैं, वो वायरुलेंट। तो ये प्रूफ कर रहा है कि वायरुलेंट डीएनए एक्सटर्नल मीडियम से ए वायरुलेंट बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन का बायोकेमिकल नेचर की स्टडी किसे की थी, एवेरी, मैकलियोड और मैककार्टी ने की थी। बायोकेमिकल है ना प्रिंसिपल्स की, ट्रांसफॉर्मेशन के बायोकेमिकल प्रिंसिपल की स्टडी किसने की थी, एवेरी, मैकलियोड और मैककार्टी ने की थी। इन्होंने प्रूफ किया था कि ट्रांसफॉर्मेशन में डीएनए इन्वॉल्व है, ट्रांसफॉर्मेशन में आरएनए इन्वॉल्व नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन में प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं है। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था तो उसके ऊपर आरएनएज एंजाइम रिलीज कर दिया। आरएनएज एंजाइम की प्रेजेंस में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रुका। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन आरएनए के द्वारा नहीं होता। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया, प्रोटीएजेज और पैक्टिनेज एंजाइम को यूज़ किया ट्रांसफॉर्मेशन के समय, तब भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रुका। इसका मतलब प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन जब थर्ड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने डीएनए एज एंजाइम यूज़ किया, डीएनए डाइजेस्टिव एंजाइम यूज़ किया, डीएनए एज, ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन किससे हो रहा था, डीएनए से हो रहा था। मतलब कंपेनियन सेल डीएनए को एब्जॉर्ब कर रही थी। ये किसने किया था, एवेरी, मैकलियोड और मैककार्टी ने ट्रांसफॉर्मेशन के बायोकेमिकल प्रिंसिपल की स्टडी करी थी। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसको प्रूफ हर्शी एंड चेज ने किया था, ठीक है। अनइक्विवोकल प्रूफ डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। कौन है ये, हर्शी एंड चेज। इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था बैक्टीरियोफेज वायरस पर, और बैक्टीरियोफेज वायरस का इन्होंने कल्चर किया था रेडियोएक्टिव कल्चर मीडिया में। एक रेडियोएक्टिव कल्चर मीडिया में 32P था और दूसरे रेडियोएक्टिव कल्चर मीडिया में 35S था। हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट में 3 स्टेप्स हैं। नीट में बहुत आता है क्वेश्चन कि ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट या हर्शी एंड चेज के एक्सपेरिमेंट में ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट या हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट में कितने स्टेप हैं, 3, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन। देखिए, जब इन्होंने रेडियोएक्टिव कल्चर मीडिया में बैक्टीरियोफेज वायरस को कल्चर कर लिया है ना, तब इसका डीएनए 32P से लेबल्ड हो गया। मतलब जिस बैक्टीरियोफेज वायरस का कल्चर इन्होंने है ना P32 कल्चर मीडिया में कल्चर किया था, जिस बैक्टीरियोफेज वायरस का कल्चर इन्होंने रेडियोएक्टिव P32 कल्चर मीडिया में किया था, उसका डीएनए 32P से लेबल्ड हो गया। मतलब उसके डीएनए में फास्फोरस जो थी 32 आइसोटोप वाली थी। और जो दूसरा बैक्टीरियोफेज वायरस था जिसका कल्चर उन्होंने 35S में किया था, उसका कैप्सिड
एस से लेबल्ड हो गया, मतलब कैप्सिड में 35S मिला। अब इन्होंने क्या किया, ई कोलाई पर इसको छोड़ दिया, तो बैक्टीरियोफेज वायरस ने ई कोलाई पर अटैक किया। ये पहला स्टेप हुआ इन्फेक्शन। दूसरे स्टेप में क्या हुआ कि बैक्टीरियोफेज वायरस ने अपना डीएनए ई कोलाई के अंदर इंजेक्ट कर दिया, ब्लेंडिंग कराया, ठीक है, और ई कोलाई में जाने के बाद डीएनए ने रेप्लिकेट करना शुरू कर दिया। थर्ड स्टेप में क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन किया। तो जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया तब उन्होंने ये रिजल्ट पाया कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। जिस बैक्टीरियोफेज वायरस का डीएनए 32P से लेबल्ड था, तो सेंट्रीफ्यूगेशन करने पर जो नए डीएनए मिले वो 32P से लेबल्ड थे। इसका मतलब वो डीएनए पुराने वाले डीएनए से बने जिसमें 32P था, लेकिन जो कैप्सिड था उसमें कोई भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट नहीं मिला और ना ही उन्होंने मल्टीप्लाई किया। इसके अंदर डीएनए ही मल्टीप्लाई कर रहा था, ठीक, और जो नए डीएनए बने थे उसमें 32P था। इट मीन्स वो पुराने वाले डीएनए से बने, ठीक है। जो दूसरा एक्सपेरिमेंट था इनका, जिसमें इन्होंने 35S लिया था, तो उस ई कोलाई के अंदर जो नए डीएनए बने उसमें कोई भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट नहीं था, और जो बाहर एक्सटर्नल मीडियम था, है ना, तो उसके कैप्सिड में S35 मिला, लेकिन नए कैप्सिड नहीं बने। नए बैक्टीरियोफेज वायरस कहाँ बने, ई कोलाई के अंदर ही बने, जो ये प्रूफ कर रहा है कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। अगर ई कोलाई के बाहर भी बैक्टीरियोफेज वायरस बन जाते, है ना, तब हम ये कहते हैं कि कैप्सिड से नए बैक्टीरियोफेज वायरस बने, कैप्सिड जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन ई कोलाई के बाहर बैक्टीरियोफेज वायरस नहीं बने, ई कोलाई के अंदर बैक्टीरियोफेज वायरस बने, जो ये प्रूफ कर रहा है कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। ओके, कोई भी मॉलिक्यूल जब जेनेटिक मटेरियल रूप में वर्क करता है तो उसमें 3 क्राइटेरिया हैं। नंबर 1, उसमें रेप्लिकेशन होना चाहिए। नंबर 2, केमिकली स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए, ठीक है, और नंबर 3, उसमें म्यूटेशन होना चाहिए, और जब म्यूटेशन होता है तो उसमें एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस भी होना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट ये है कि वो मेंडेलियन कैरेक्टर को या मेंडेलियन कैरेक्टर को फॉलो भी करता हो, मेंडेलियंस लॉ को फॉलो भी करता हो। नेक्स्ट पॉइंट, आरएनए इज मोर लेबाइल देन डीएनए, क्योंकि आरएनए में जो सेकंड कार्बन है राइबोस शुगर का, उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक है, इसलिए आरएनए इज मोर लेबाइल एंड इजीली डिग्रेडेबल। और आरएनए में थाइमीन नहीं है, यूरेसिल है। ये भी एक रीज़न है कि आरएनए डीएनए कंपैरिजन में कैसा होता है, लेबाइल होता है और इजीली डिग्रेडेबल हो जाता है, ठीक है। जिस वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल है उसका लाइफ स्पैन कम होता है और म्यूटेशन रेट फास्ट होता है। जिस वायरस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए है ना, उसका म्यूटेशन रेट ज़्यादा होता है और लाइफ स्पैन कम होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, डीएनए का रेप्लिकेशन। इसमें से एक आधा पॉइंट डिस्कस करते हैं जो इंपॉर्टेंट है। टोपोआइसोमेरेज का फंक्शन क्या है? टोपोआइसोमेरेज डीएनए को लूज करता है, और टोपोआइसोमेरेज को प्रोकार्योट में क्या कहते हैं, डीएनए गाइरेज कहते हैं। तो टोपोआइसोमेरेज यूकार्योट में कहते हैं, और डीएनए गाइरेज किस में कहते हैं हम, प्रोकार्योट्स में कहते हैं। जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है एस फेज में, सेल साइकिल की एस फेज में होता है, तो दोनों हेलिक्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, इस तरह से अलग होते हैं। तो ये बन जाता है रेप्लिकेशन फॉर्क। तो रेप्लिकेशन फॉर्क कौन बनाता है? डीएनए हेलिकेज एंजाइम बनाता है। डीएनए टेम्पलेट 3 प्राइम टू 5 प्राइम पर, है ना, 3 प्राइम टू 5 प्राइम पर, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड कंप्लीमेंट्री हेलिक्स या लीडिंग स्ट्रैंड को कंटिन्यूअस बनाता है, और नए डीएनए का हेलिक्स, है ना, आरएनए प्राइमर पर होता है, और आरएनए प्राइमर को, है ना, डीएनए प्राइमेज एंजाइम बनाता है, या डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आरएनए प्राइमर बनाता है। उस आरएनए प्राइमर के 3 प्राइम एंड पर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एक नया डीएनए का हेलिक्स बना देता है।
जो कि टेम्पलेट का कंप्लीमेंट्री होता है। जो दूसरा डीएनए टेम्पलेट है, मतलब 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है, उस पर नया कंप्लीमेंट्री हेलिक्स नहीं बन पाता, क्योंकि डीएनए का जो हेलिक्स नया बनता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनता है। इसलिए क्या करता है, वो एक कॉइल बना लेता है। उस कॉइल के अंदर डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट बनते हैं। उन सेगमेंट्स को हम ओकाज़ाकी सेगमेंट्स कहते हैं, और प्रत्येक ओकाज़ाकी सेगमेंट का अपना आरएनए प्राइमर होता है, ठीक है। आरएनए प्राइमर को कौन सा एंजाइम रिमूव करता है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आरएनए प्राइमर को रिमूव करता है, और डीएनए लाइगेज एंजाइम जो होता है वो ओकाज़ाकी सेगमेंट को आपस में सील कर देता है। ओकाज़ाकी सेगमेंट से जो कंप्लीमेंट्री डीएनए बना उसे कहते हैं डिसकंटिन्यूअस, या उसे कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, उसे कहते हैं हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। तो डीएनए डुप्लीकेशन कैसा है? सेमी कंजर्वेटिव है, डिसकंटिन्यूअस है और बाई डायरेक्शनल है। यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखना, डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क बनती है वो हेलिकेज एंजाइम के द्वारा बनती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कि डीएनए डुप्लीकेशन सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है। इसको प्रूफ किसने किया था? इसे प्रूफ किया था मेसेल्सन और स्टाल ने। मेसेल्सन स्टाल ने ई कोलाई पर एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने ई कोलाई का जो कल्चर किया था 15NH4Cl पे किया था, और फिर उन्होंने उसे कल्चर किया था 14NH4Cl पे। तो जब 15NH4Cl पे गया था तो डीएनए में जो नाइट्रोजन था वो 15N आ गया, हैवी नाइट्रोजन था, ठीक है, हैवी नाइट्रोजन। इन्होंने मेसेल्सन स्टाल ने सीजियम क्लोराइड को यूज़ किया था डेंसिटी ग्रेडियंट के लिए, ठीक है। सीजियम क्लोराइड में डेंसिटी ग्रेडियंट को परफॉर्म किया था, ठीक है, और डीएनए को आइसोलेट किया था। डेंसिटी ग्रेडियंट में कोई भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट शामिल नहीं था। तो सबसे पहले उन्होंने किसमें किया था? 15NH4Cl में, जो कि हैवी डीएनए था, हैवी नाइट्रोजन था, ठीक है। उसके बाद उसका कल्चर उन्होंने किसमें किया? 14NH4Cl में। जब 14NH4Cl में किया तो हाइब्रिड डीएनए बना। तो डेंसिटी ग्रेडियंट में उसका बैंड N15 से ऊपर आता है, और थर्ड जनरेशन में, है ना, थर्ड जनरेशन में N15 N14 हाइब्रिड डीएनए बने और N14 के नॉन हाइब्रिड डीएनए बने। तो थर्ड एक्सपेरिमेंट जो आया, बैंड जो आया उसके डीएनए के, तो एक तो आया 14N पर, एक आया 14N और 15N के बीच में, जो ये शो कर रहा है कि डीएनए हाइब्रिड है, और हाइब्रिड डीएनए की प्रेजेंस ये शो कर रही है कि डीएनए का डुप्लीकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। तो आप इसमें पॉइंट में याद रखिएगा, डीएनए डुप्लीकेशन सेमी कंजर्वेटिव प्रूव्ड बाय मेसेल्सन एंड स्टाल। इन्होंने कल्चर मीडिया कौन सा लिया था? 15NH4Cl, और बाद में लिया था 14NH4Cl। इन्हें नॉर्मल डीएनए को, है ना, अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन किया था। तो सेंट्रीफ्यूगेशन किस में किया था उन्होंने? सीजियम क्लोराइड में किया था, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन इन सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट में किया था। ये जो 15N और 14N है ये रेडियोएक्टिव आइसोटोप नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर देखिए डीएनए डुप्लीकेशन 20 मिनट में होता है तो 40 मिनट में कितने डीएनए बन जाएंगे? 4। 60 मिनट में डीएनए कितने बन जाएंगे? 4 के डबल कर लीजिए, 8। और 80 मिनट में कितने बन जाएंगे? 16। लेकिन हाइब्रिड डीएनए कितने रहेंगे? 2। नेक्स्ट है टेलर और उनके कोलीग्स ने, है ना, डीएनए सेमी कंजर्वेटिव है इसकी स्टडी के लिए उन्होंने रेडियोएक्टिव थायमिडीन का यूज़ किया था, और ऑर्गेनिज्म था वीसिया फाबा या फाबा बीन्स पे किया था उन्होंने एक्सपेरिमेंट। टेलर ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वीसिया फाबा पे किया था। याद रखिए, वीसिया फाबा आ चुका नीट में ये, ठीक है। और इन्होंने प्रूफ किया था कि डीएनए का डुप्लीकेशन जो होता है ना, वो क्रोमोसोम में है, ठीक है। डीएनए इन क्रोमोसोम्स आल्सो रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली। टेलर ने भी
डीएनए डुप्लीकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, इसको प्रूफ किया था। टेलर ने वीसिया फाबा या फाबा बीन्स पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। इन्होंने रेडियोएक्टिव थायमिडीन यूज़ किया था, ठीक है, रेडियोएक्टिव कौन सा यूज़ किया था, थायमिडीन यूज़ किया था। और टेलर ने ये बताया था कि डीएनए इन क्रोमोसोम्स आल्सो रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली, ठीक है, कि क्रोमोसोम्स में भी डीएनए डुप्लीकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक प्रोमोटर होता है, एक स्ट्रक्चरल जीन होता है और टर्मिनेटर होता है। प्रोमोटर जीन में टाटा बॉक्स है, टाटा बॉक्स में न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस क्या है, TA-TA-AT, TA-TA-AT। ट्रांसक्रिप्शन टेम्पलेट स्टैंड पर होता है ना, टेम्पलेट स्टैंड पर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। तो जो नॉन टेम्पलेट स्टैंड उसे क्या कहते हैं, कोडिंग स्टैंड कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के समय नॉन टेम्पलेट स्टैंड को हम कोडिंग स्टैंड कहते हैं। और आरएनए बनता है हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो टेम्पलेट स्टैंड होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। टर्मिनेटर, जब ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट करता है तो वहाँ पे रो फैक्टर होता है, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शन के लिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम और सिग्मा फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करते हैं, और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम सिग्मा फैक्टर को दोनों को मिला के हम कहते हैं होलो एंजाइम। और होलो एंजाइम डीएनए टेम्पलेट 3 प्राइम टू 5 प्राइम को रीड करके 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में आरएनए बनाता है। और वो आरएनए जब टर्मिनेशन पे पहुंचता है, जब ये सिंथेसिस कहाँ पहुंचती है, टर्मिनेशन साइट पहुंचती है, तो वहाँ पर रो फैक्टर होता है। और रो फैक्टर प्रेजेंस में डीएनए से ये होलो एंजाइम बाहर निकल जाता है, और इसके साथ आरएनए भी डीएनए से बाहर रिलीज हो जाता है। मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक डीएनए दो तरह का होता है। प्रोकार्योट में डीएनए है मोनोसिस्टोनिक, और यूकार्योट में डीएनए है मोनोसिस्टोनिक, और प्रोकार्योट में डीएनए है पॉलीसिस्टोनिक। फिर ध्यान दें, डीएनए दो तरह का है, मोनोसिस्टोनिक, एक है पॉलीसिस्टोनिक। तो पॉलीसिस्टोनिक डीएनए फाउंड इन प्रोकार्योट्स, ठीक है। प्रोकार्योट में क्या है, पी है, और पॉलीसिस्टोनिक में क्या है, पी है, ठीक, याद हो जाएगा ना पीपी से। और दूसरा डीएनए कौन सा है, मोनोसिस्टोनिक, ठीक है। मोनोसिस्टोनिक डीएनए ये यूकार्योट में पाया जाता है, ठीक है। यूकार्योटिक डीएनए में एक्सॉन और इंट्रॉन भी होते हैं। एक्सॉन जेनेटिकली एक्टिव होते हैं, इंट्रॉन जेनेटिकली इनएक्टिव होते हैं। यूकार्योटिक डीएनए में जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो उसमें एक्सॉन इंट्रॉन दोनों ट्रांसक्राइब हो जाते हैं। तो ऐसे आरएनए को हम कहते हैं हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। फिर उनकी आरएनए स्प्लाइसिंग होती है, तो इस हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए से इंट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। तो इंट्रॉन के बाहर निकलने को आरएनए स्प्लाइसिंग कहते हैं। एक्सॉन आपस में जुड़ जाते हैं, और इसके 5 प्राइम एंड पर कैपिंग होती है, और कैपिंग में अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है, जिसे हम कहते हैं अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड है। कौन सा है, 7 मेथाइल, अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड कौन सा है, मेथाइल ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मेथाइल ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कैपिंग किस सिरे पर हो रही है, 5 प्राइम सिरे पर हो रही है। कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड है ना, मेथाइल ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और टेलिंग कहाँ पर होती है, 3 प्राइम एंड पर होती है। वहाँ पे क्या होता है, एडेनाइलेशन होता है, 200 से 300 एडेनाइलेट आके उसमें जुड़ जाते हैं, ठीक है। आरएनए स्प्लाइसिंग ये प्रूफ करता है ना, कि आरएनए पहले आया है, डीएनए बाद में, मतलब डीएनए की ओरिजिन आरएनए से हुई है। तो ये आरएनए वर्ड को प्रूफ करता है, आरएनए वर्ड को प्रूफ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट कौन से आरएनए बनाता है। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ट्रांसक्राइब द राइबोसोमल आरएनए, दैट इज 28S, 18S
और 5.8s, 28s, 18s, 18s और 5.8s. RNA polymerase III transcribe the transfer RNA, 5s ribosomal RNA. ठीक है. RNA polymerase III transcribe the transfer RNA, 5s ribosomal RNA and small nuclear RNA, snRNA, small nuclear RNA. और RNA polymerase III ट्रांसक्राइब द प्रीकर्सर ऑफ मैसेंजर RNA, प्रीकर्सर ऑफ मैसेंजर RNA, ध्यान दें, प्रीकर्सर ऑफ मैसेंजर RNA, दैट इज हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA. और जब उसमें RNA स्प्लाइसिंग हो जाती है तब बन जाता है मैसेंजर RNA. ठीक है. प्रेजेंस ऑफ एंट्रॉन इज रिमिनिसेंट ऑफ एंटीक्यूटी. इस लाइन को याद रखिएगा. जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड की डिसिप्लिन्स कौन कौन सी हैं? तो जेनेटिक कोड की डिसिप्लिन्स हैं फिजिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट, बायोकेमिस्ट एंड जेनेटिक्स्ट. गैमो ने सबसे पहले शुरुआत की थी और गैमो कौन थे? फिजिसिस्ट थे. गैमो कौन थे? फिजिसिस्ट. नेक्स्ट 20 अमीनो एसिड प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं. तो 20 अमीनो एसिड के लिए 61 कोडॉन है. ठीक है. और 3 कोडॉन है स्टॉप कोडॉन. तो टोटल कितने हो गए? 64 कोडॉन्स होते हैं. ठीक है. इनिशिएशन कोडॉन कौन सा है? AUG. और स्टॉप कोडॉन कौन से हैं? UAG, UGA और UAA. ये स्टॉप कोडॉन है भाई. ठीक है. अच्छा, U क्या है? फेनाइल एलेनिन. वो कौन सा अमीनो एसिड है जिसके लिए सिर्फ एक ही कोडॉन है? कौन सा अमीनो एसिड है जिसके लिए सिर्फ एक कोडॉन है? UGG. और वो कौन से अमीनो एसिड है जिनके लिए 6 कोडॉन है? मोर देन 1 कोडॉन. जो ये शो कर रहे हैं कि कोड इज डीजनरेट. आर्जिनिन, सेरीन, ल्यूसीन के लिए 6 कोडॉन है. ग्लाइसिन के लिए 4 कोडॉन है. वेरिन के लिए कितने? 4 कोडॉन है. GGG ग्लाइसिन और GAG ग्लूटामेट और GUG वैलिन. ठीक है. टायरोसिन के लिए कौन से हैं? UAU और UAC. सिस्टीन के लिए कौन से हैं? UGU और UGC. इनिशिएशन कोडॉन कितने? 2 है ना, AUG और GUG. GUG तो वायरस में या मोनरा में वर्क करते हैं. AUG स्पेसिफाई द फॉर्मिल मेथेनिन. ठीक है. इन ट्रिपलेट कोडॉन्स का एक्सेप्शन कहाँ मिलता है? इनका एक्सेप्शन मिलता है माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन में और कुछ प्रोटोजोन्स में. हालांकि देखिए कोडॉन नॉन ओवरलैपिंग होता है, लेकिन कुछ वायरस में ये ओवरलैपिंग भी है. ठीक है. कोडॉन कोमालेस है. कोडॉन पोलरिटी को शो करता है. कोडॉन यूनिवर्सल है. ठीक है. कोडॉन क्या है? यूनिवर्सल भी है. नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं. AUG कोडॉन किसके लिए था? इनिशिएशन कोडॉन था. अगर कोडॉन AGU है तो ट्रांसफर आने का एंटी कोडॉन क्या होगा? UCA. अगर मान लीजिए कोडॉन UAC है तो ट्रांसफर आने का एंटी कोडॉन क्या होगा? AUG होगा. तो कोडॉन AGU है ना, का एंटी कोडॉन क्या हो गया? UCA. और उस ट्रांसफर आरएनए पर अमीनो एसिड कौन सा है? सेरीन. और जिसका कोडॉन UAC है उसका एंटी कोडॉन क्या है? AUC. और उस ट्रांसफर आरएनए का अमीनो एसिड है टायरोसिन. ठीक है. अच्छा, प्रोटीन सिंथेसिस समय अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए राइबोसोम में किस साइड से एंटर करते हैं? A साइड से एंटर करते हैं. अमीनो एसिड साइड से एंटर करते हैं. और A साइड किस पे होती है? राइबोसोम की लार्ज यूनिट पे होती है. ठीक है. और ट्रांसफर आरएनए, अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए है ना, किस साइड से बाहर निकलते हैं? P साइड से बाहर निकलते हैं. P साइड मीन्स पेप्टाइडल साइड से बाहर निकलते हैं. ठीक है. और पेप्टाइडल साइड्स पर अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं.
पी साइट से ट्रांसफ़र आरएनए बाहर निकलते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस में राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट में अमीनो एसिड ट्रांसफ़र आरएनए ए साइट से तो इंटर करते हैं और पी साइट से बाहर निकलते रहते हैं, और राइबोसोम की जो स्मॉल यूनिट होती है वो मैसेंजर आरएनए को रीड करती है। तो पी साइट मीन्स पेप्टाइडल साइट। पेप्टाइडल साइट से, है ना, पहले वाला जब ट्रांसफ़र आरएनए बाहर निकलता है वो अपने अमीनो एसिड्स को जो बाद में ट्रांसफ़र आरएनए ए से पी साइट पाया है उस अमीनो एसिड से जोड़ देता है। दोनों अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, इसीलिए इस साइट को पेप्टाइडल साइट कहते हैं। इस तरह से पी साइट से ट्रांसफ़र आरएनए बाहर निकलते रहते हैं और अपनी पॉलीपेप्टाइड चेन को, है ना, जो पी साइट पर ट्रांसफ़र आरएनए आता है नेक्स्ट, उसके अमीनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जोड़ देते हैं। यूटीआर, अनट्रांसलेटेड रीजन। यूटीआर क्या है? अनट्रांसलेटेड रीजन है। ये 3 प्राइम और 5 प्राइम दोनों एंड पर होता है ना, मतलब इनिशिएशन कोडॉन से पहले भी होता है और टर्मिनेशन कोडॉन के बाद भी होता है। ये क्वेश्चन अक्सर आया है। यूटीआर अनट्रांसलेटेड रीजन। अनट्रांसलेटेड रीजन इनिशिएशन कोडॉन मतलब AUG से पहले और टर्मिनेशन कोडॉन या स्टॉप कोडॉन UAG, UGA, UAA के बाद भी होता है। मतलब ये 5 प्राइम पर भी है और 3 प्राइम पर भी है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन भी अच्छा टॉपिक है। यूकारियोट में जीन का रेगुलेशन किन लेवल्स पर होता है? नंबर 1 ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर होता है, नंबर 2 प्रोसेसिंग लेवल है, मतलब रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग, और तीसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, और चौथा है ट्रांसलेशन लेवल। मैं एक बार रिपीट और करता हूँ कि यूकारियोटिक सेल में जीन का रेगुलेशन 4 स्टेप्स पर है। पहला स्टेप क्या है? ट्रांसक्रिप्शन लेवल। पहला स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन लेवल। दूसरा स्टेप क्या है? प्रोसेसिंग लेवल, मतलब रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग। तीसरा क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, और फिर क्या है? ट्रांसलेशन लेवल। नेक्स्ट, एक ऑपरॉन सिस्टम में, है ना, एक ऑपरॉन सिस्टम में कौन कौन से जीन होते हैं? ठीक, टाइप्स ऑफ जीन इन ए ऑपरॉन सिस्टम। पहला उसमें रेगुलेटर जीन है, प्रमोटर जीन है, ऑपरेटर जीन है और स्ट्रक्चरल जीन है। लैक ऑपरॉन में जीन का जो सीक्वेंस है PIPOZYA। ZYA स्ट्रक्चरल जीन है। स्ट्रक्चरल जीन से पहले लेफ्ट साइड में ऑपरेटर जीन है, फिर उससे पहले प्रमोटर जीन है, फिर रेगुलेटर जीन है, फिर रेगुलेटर जीन का प्रमोटर जीन है। तो PIPO याद रखिएगा, PIPOZYA। ZY क्या है? स्ट्रक्चरल जीन है, इसको हम सिस्ट्रॉन भी कह देते हैं। लैक ऑपरॉन मॉडल जो प्रपोज किया था वो जैकब और मोनोड ने किया था। जैकब मोनोड ने लैक ऑपरॉन की स्टडी की थी ई कोलाई में। जैकब मोनोड, है ना। ऑर्गेनिज्म कौन सा है? ई कोलाई। ऑपरॉन कौन सा है? लैक ऑपरॉन। लैक ऑपरॉन, लैक मीन्स लैक्टोज। यहाँ इस ऑपरॉन में लैक्टोज इंड्यूसर है। लैक्टोज इंड्यूसर है। इंड्यूसर मेटाबोलाइट्स भी हो सकते हैं, हार्मोन्स भी हो सकते हैं, सबस्ट्रेट भी हो सकते हैं। स्विच ऑफ कब होता है? स्विच ऑफ मतलब ऑपरॉन सिस्टम स्विच ऑफ हो गया। रेगुलेटर जीन रिप्रेशर प्रोटीन बनाता है। रिप्रेशर प्रोटीन ऑपरेटर जीन से जाकर जुड़कर ऑपरेटर रिप्रेशर कॉम्प्लेक्स बनाती है और ये मॉडल स्विच ऑफ हो जाता है। ठीक है। जब स्विच ऑन होता है, लैक ऑपरॉन स्विच ऑन कब होता है? लैक ऑपरॉन के स्विच ऑन होने के लिए ज़रूरी है कि उसमें इंड्यूसर ई कोलाई के अंदर इंटर करे। इंड्यूसर रिप्रेसर के साथ मिलकर बनाता है इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स। इंड्यूसर कौन है? यहाँ पे लैक्टोज हैं। ठीक है। जब इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बन गया, ऑपरेटर जीन ऑन हो जाता है और ऑपरेटर जीन के ऑन होने पर प्रमोटर जीन आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बनाता है जो कि स्ट्रक्चरल जीन को एक्टिवेट करके मैसेंजर आरएनए बनाता है। तो लैग जेड से
बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनता है, लैक वाई से परमिएज बनता है और लैक ए से ट्रांस एसिटाइलेज बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का फंक्शन क्या है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम लैक्टोज को ब्रेक कर देता है गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम ब्रेक कर देता है लैक्टोज को किसमें, गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। परमिएज एंजाइम का फंक्शन क्या है। परमिएज एंजाइम ई कोलाई की सेल मेम्ब्रेन को परमेबल करता है कि बाहर से लैक्टोज अंदर आना शुरू हो जाए। लैकोप्रॉन किस प्रकार का ऑपरॉन सिस्टम है। लैकोप्रॉन इज ए इंड्यूसिबल। लैकोप्रॉन इज ए इंड्यूसिबल नेगेटिव कंट्रोल और पॉजिटिव कंट्रोल ऑपरॉन सिस्टम है। रेगुलेशन ऑफ लैकोप्रॉन बाय रिप्रेशर। रेगुलेशन ऑफ लैकोप्रॉन बाय रिप्रेशर, सो इट इज ए नेगेटिव रेगुलेशन। ठीक है, लैक्टोज की प्रेजेंस में होता है, सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में होता है तो पॉजिटिव हो गया। और यहाँ पे जब तक इंड्यूसर नहीं आता तब तक लैकोप्रॉन स्विच ऑन नहीं होता, इसलिए ये इंड्यूसिबल भी है। नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किस ब्रांच में आता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आता है, याद रखिएगा बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ह्यूमन जीनोम में DNA की एनालिसिस की गई है। ये एक मेगा प्रोजेक्ट है, मेगा MEGA। इसका ड्यूरेशन कितना था, 13 ईयर्स का। इसका ड्यूरेशन कितना था, 13 ईयर्स का था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को फंडिंग किसने की थी, वेलकम ट्रस्ट UK ने। इसके अलावा कुछ कंट्री ने भी इसको फंडिंग करी थी, जिसमें जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना भी हैं। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज किसने किया, US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। ये शुरू हुआ कब हुआ था, ये 1990 में शुरू हुआ था। 13 ईयर्स का प्रोजेक्ट है ये। तो इसको शुरुआत कब हुई थी, 1990 में। अगर हम पूरे ह्यूमन जीनोम डाटा को एनालाइज कर लें और उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर करें तो कितनी बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी बुक्स की, 3300 बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हर बुक्स में 1000 पेज हों और हर पेज में 1000 लेटर्स हों, ठीक है, तो कितनी बुक्स की ज़रूरत है, 3300 बुक्स की। और सभी बुक्स में, मतलब प्रत्येक बुक्स में 1000 पेज हैं और हर पेज में 1000 लेटर हैं। ह्यूमन जीनोम में कितने बेस पेयर होते हैं, 3 × 10 की पावर 9 बेस पेयर होते हैं। अगर एक बेस पेयर की सीक्वेंसिंग में $3 खर्च होते हैं तो टोटल कितना एक्सपेंडिचर आएगा, 9 × 10 की पावर 9, मतलब $9 बिलियन खर्च हो जाएंगे। ह्यूमन DNA को पूरा सीक्वेंस करने में $9 मिलियन है ना कॉस्ट आएगी। ठीक है, तो ह्यूमन DNA सीक्वेंसिंग की कॉस्ट कितनी है, $9 बिलियन। ओके, ह्यूमन जीनोम में कितने जीन्स हैं, ह्यूमन DNA में कितने जीन्स हैं, हाउ मेनी जीन्स इन ह्यूमन DNA, तो 20 to 25,000। लेकिन ओल्ड डाटा के अनुसार कितने हैं, 80,000 to 1,40,000 जीन्स हैं। 1,40,000 जीन है ओल्ड के अनुसार, ओल्ड डाटा के अनुसार। लेकिन जो नया डाटा है उसमें ह्यूमन DNA में 20,000 से लेके 25,000 जीन होते हैं। नेक्स्ट है ELSI की फुल फॉर्म क्या है, ELSI, E से एथिकल, L से लीगल और फिर SI सोशल इश्यूज। नॉन ह्यूमन मॉडल बताएं आप, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब मार्क करें आप, नोट भी करें। नॉन ह्यूमन मॉडल, बैक्टीरिया, ईस्ट, है ना, सीनोरेब्डाइटिस एलिगेंस, ये फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमेटोड है, फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमेटोड है। और दूसरा कौन सा है, ड्रोसोफिला, फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं ड्रोसोफिला को,
और प्लांट में अगर हम देखें तो राइस है और अरेबिडोप्सिस है, अरेबिडोप्सिस है। ये नॉन ह्यूमन मॉडल है, इसको मार्क करें, डबल निशान लगाएं इसके ऊपर। मेथडोलॉजीज कौन सी यूज़ की गई हैं? तो दो मेथडोलॉजीज यूज़ की गई हैं, है ना। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में दो मेथड्स यूज़ किए गए हैं, एक है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग और दूसरा कौन सा है? सीक्वेंस एनोटेशन टैग, सीक्वेंस एनोटेशन। वेक्टर कौन सा हम यूज़ करते हैं? तो YAC और BAC, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। मई 2006 में कौन से क्रोमोसोम्स की सीक्वेंसिंग कंप्लीट हुई थी? क्रोमोसोम फर्स्ट की सीक्वेंसिंग कंप्लीट हुई थी। ह्यूमन में 22 ऑटोसोम है और एक X सेक्स क्रोमोसोम है और Y भी सेक्स क्रोमोसोम है। नेक्स्ट, ह्यूमन जीनोम में कितने बेस पेयर हैं? मिलियन में बताएं, मिलियन में। तो 3164.7 मिलियन बेस पेयर है। जीन में एवरेज है ना कितने बेस होते हैं? मतलब एवरेज जीन कंसिस्ट 3000 बेसेस, एवरेज जीन कंसिस्ट 3000 बेसेस। सबसे लार्जेस्ट ह्यूमन जीन कौन सा है? डिस्ट्रोफिन, मस्कुलर डिस्ट्रोफिन का जीन सबसे लार्जेस्ट होता है, जिसमें 2.4 मिलियन बेसेस होते हैं, 2.4 मिलियन बेसेस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 50% जीन्स का ही फंक्शन नोन है और लेस देन 2% जीनोम कोड फॉर प्रोटीन, लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड फॉर प्रोटीन्स। नेक्स्ट, SNPS का फुल फॉर्म क्या है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। इसको हम स्निप भी बोलते हैं। ये कितने लोकेशन पर है? हाँ, 1.4 मिलियन, 1.4 मिलियन लोकेशन पर है। लार्जेस्ट क्रोमोसोम कौन सा है? क्रोमोसोम फर्स्ट इज द लार्जेस्ट क्रोमोसोम्स, इट कैरीज 2968 जीन, 2968 जीन किसमें? क्रोमोसोम फर्स्ट पे। Y क्रोमोसोम सबसे छोटा होता है, Y क्रोमोसोम्स कैरी 231 जीन्स। Y क्रोमोसोम में SRY जीन भी होता है, आपको याद आ रहा होगा ना, SRY, SRY, मेल डिटर्मिनिंग जीन। HGP का एप्लीकेशंस क्या है? तो HGP एप्लीकेशंस क्या है कि डिजीज़ की स्टडी में, कैंसर की स्टडी में, ठीक है, डिजीज स्टडी में, जेनेटिक डिसऑर्डर स्टडी में, कैंसर की स्टडी में भी इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है, और जेनेटिक रिसर्च में भी यूज़ करते हैं। DNA फिंगरप्रिंटिंग को किसने प्रपोज किया था? एलेक्स जेफरी ने, और इंडिया में कश्यप लालजी ने, लालजी कश्यप ने इंडिया में ह्यूमन DNA फिंगरप्रिंटिंग को इंट्रोड्यूस किया था। सैटेलाइट DNA किसे कहते हैं? रिपीटिटिव DNA सैटेलाइट DNA कहलाता है, ठीक है, रिपीटिटिव DNA सैटेलाइट DNA कहता है। सैटेलाइट DNA को माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट में भी क्लासीफाई किया गया है, और इनको जो क्लासिफिकेशन किया गया इनके रिपीटिशन के ऊपर बेस्ड है ये क्लासिफिकेशन। सैटेलाइट DNA को हम रिपीटिटिव DNA भी कहते हैं। DNA फिंगरप्रिंटिंग में हम कौन सा DNA यूज़ करते हैं? रिपीटिटिव DNA यूज़ करते हैं, जिसे हम कहते हैं वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट, VNTR यूज़ करते हैं हम, VNTR, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट। इसका साइज़ कितना है? VNTR का साइज़ बताएं, 0.1 से लेके 20 KB। नोट करें, VNTR का साइज़ कितना है? 0.1 से 20 KB है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। इनहेरिटेबल म्यूटेशन पॉलीमॉर्फिज्म कब होती है? मतलब कोई भी चेंजेस होता है, अल्टरेशन होता है, तो वो म्यूटेशन इनहेरिटेड कब हो जाता है? जब उसकी फ्रीक्वेंसी मोर देन 0.01 से हो। फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा हो? 0.01 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो म्यूटेशन इनहेरिटेड हो जाएगा। DNA फिंगर प्रिंटिंग के स्टेप्स बताएं सीक्वेंस में। पहला क्या है? आइसोलेशन ऑफ DNA। दूसरा क्या है? टू ऑब्टेन VNTR, है ना, विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तीसरा स्टेप क्या है? सेपरेशन ऑफ VNTR सेगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, या सेपरेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, मतलब VNTR को सेपरेट करना। तीसरा क्या है? ट्रांसफर ऑफ DNA सेगमेंट्स ऑन नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। और उसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप? हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल्ड VNTR प्रॉब, ठीक है।
और 6 स्टेप्स क्या है? डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिड डीएनए बाय ऑटो रेडियोग्राफी, बाय ऑटो रेडियोग्राफी। ठीक है, इनको शॉर्ट में याद कर लीजिएगा। लास्ट स्टेप जो है ऑटो रेडियोग्राफी है। 5th स्टेप क्या था? हाइब्रिडाइजेशन है। और 4th स्टेप क्या था? हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर करते हैं। और 3rd स्टेप क्या था? आइसोलेशन ऑफ डीएनए बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। और 2nd स्टेज में क्या था? टू ऑब्टेन VNTR। और 1st स्टेप में था आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम यूज़ कहाँ करते हैं? पैटर्निटी टेस्ट में यूज़ करते हैं इसको, क्राइम को सॉल्व करने में करते हैं, टैक्सोनॉमी में यूज़ करते हैं। ठीक है, टैक्सोनॉमी में इसको यूज़ किया जाता है, क्राइम को सॉल्व करने में यूज़ करते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर की स्टडी में यूज़ करते हैं। ठीक है, पैटर्निटी टेस्ट में यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अब मैं डिस्कस करता हूँ इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप नोट करते रहिएगा साथ साथ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आप फौरन बता देंगे। हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए, हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए कंटेन्स, यस आपने आंसर बता दिया, 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शुगर आर अटैच्ड टू द pyrimidines बाय द फॉर्मेशन ऑफ, कौन सा बॉन्ड होगा यहाँ पे? याद कीजिए, हाइड्रोजन बॉन्ड है, एन ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड है, या फास्फोरेस्टर बॉन्ड है? एन ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड है यहाँ पे। कौन सा बॉन्ड है? एन ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन कोर पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियोसोम, कोर पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियोसोम, कोर पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियोसोम में कौन सा स्ट्रक्चर है? पहला ऑप्शन सुने, ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, आंसर यही है, ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। लेकिन हमें सारे ऑप्शन देखने भी जरूरी होते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में बोथ भी आ जाता है। वैसे आंसर सही है, ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डाइजेशन ऑफ डीएनए, इन द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डाइजेशन ऑफ डीएनए इज फॉलोड बाय, डाइजेशन ऑफ डीएनए इज फॉलोड बाय। ठीक है, मतलब डीएनए को में से हम VNTR कैसे अलग करते हैं? तो एंजाइम्स कौन से यूज़ करते हैं वहाँ पे हम, है ना? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम यूज़ करते हैं, और इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा उसको हम वहाँ से आइसोलेट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है देखिए, इन द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डाइजेशन ऑफ डीएनए इज फॉलोड बाय, डाइजेशन ऑफ डीएनए इज फॉलोड बाय, पहला ऑप्शन सुने, हाइब्रिडाइजेशन, साउथर्न ब्लॉटिंग, डीनेचुरेशन और इलेक्ट्रोफोरेसिस। हाँ, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस है। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम डीएनए को जब ट्रांसफ़र करते हैं तो कौन सा स्टेन यूज़ करते हैं? एथिडियम ब्रोमाइड, क्योंकि एथिडियम ब्रोमाइड में डीएनए अल्ट्रावायलेट लाइट में ग्लो करने लगते हैं, चमकने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमिनेंसी ऑफ आरएनए वर्ड, डोमिनेंसी ऑफ आरएनए वर्ड इज प्रूफ बाय, किससे प्रूफ होता है कि ये वर्ड आरएनए वर्ड है ना? तो आंसर क्या है? आरएनए स्प्लाइसिंग, स्प्लिट जीन या आरएनए स्प्लाइसिंग। अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए क्रिएट्स टेंशन विच इज रिलीज्ड बाय एंजाइम। ये क्वेश्चन कहाँ का है? डीएनए डुप्लीकेशन का है। डीएनए डुप्लीकेशन सबसे पहला एंजाइम कौन सा होता है जो डीएनए को लूज करता है? टोपोआइसोमरेज, राइट आंसर, टोपोआइसोमरेज। इसको प्रोकार्योट में डीएनए गाइरेज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज, डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज पॉलीमराइजेशन ऑफ इन, किस डायरेक्शन में होता है? राइबोन्यूक्लियोटाइड 5' to 3' डायरेक्शन, 3 to 5' डायरेक्शन, या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स। डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज द पॉलीमराइजेशन, आंसर सीधा सीधा है 5' to 3' डायरेक्शन। लेंथ ऑफ डीएनए इन ई कोलाई, ये तो आपको याद ही होगा, 1.36 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लैक ऑफ प्रॉन द रेगुलेटर जीन कोड फॉर, इन लैक ऑफ प्रॉन रेगुलेटर जीन जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कोड फॉर एपोरिप्रेशर, नहीं है आंसर ये। को रिप्रेशर, ये भी नहीं है। इसका आंसर क्या है? एक्टिव रिप्रेशर, एक्टिव रिप्रेशर। ठीक है, ये क्वेश्चन जरा बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन यूकारियोट आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड कैटालाइज द सिंथेसिस ऑफ,
बगैर ऑप्शन के बता दें आंसर। हाँ, 5s राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इनकरेक्ट फॉर यूटीआर। जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें इनकरेक्ट वर्ड लग जाता है, जरा उसको ध्यान से पढ़िएगा। व्हाट इज इनकरेक्ट फॉर यूटीआर। पहला ऑप्शन है प्रेजेंट इन बिटवीन द ट्रांसलेशन यूनिट इन मैसेंजर आरएनए। दूसरा क्या है, नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी ट्रांसफर आरएनए। तीसरा है रिक्वायर्ड फॉर इफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस। और चौथा है प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू मैसेंजर आरएनए। तो कौन सा इसका होगा, प्रेजेंट इन बिटवीन द ट्रांसलेशन यूनिट इन मैसेंजर आरएनए। वन कोड कोड्स फॉर ओनली वन अमीनो एसिड। वन कोड फॉर ओनली वन अमीनो एसिड। एक कोड एक अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करता है। तो हैंस कोड इज, पहला ऑप्शन देखिए, एम्बिगुअस एंड नॉन स्पेसिफिक। एम्बिगुअस एंड नॉन स्पेसिफिक, ये तो आंसर है नहीं। दूसरा देखिए, एम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक, ये भी नहीं है। अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक, अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक, ये आंसर सही है। द नॉन ह्यूमन मॉडल, मैंने अभी बताया था आपको नॉन ह्यूमन मॉडल। द नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म सीक्वेंस्ड इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वर ए निमेटोड एंड फ्रूट फ्लाई। निमेटोड एंड फ्रूट फ्लाई, ये पहला ऑप्शन था। दूसरा क्या है, व्हीट एंड राइस। तीसरा है फिश एंड बर्ड। चौथा है गार्डन पी एंड फ्रूट फ्लाई। तो पहला आंसर सही है ना। पहला क्या है, निमेटोड एंड फ्रूट फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट इज पॉसिबल बाय। इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट इज पॉसिबल बाय। हाँ, कौन सी टेक्निक यूज करते हैं हम, इलेक्ट्रोफोरेसिस पहला ऑप्शन था, ब्लॉटिंग दूसरा ऑप्शन है, तीसरा क्या है, ऑटो रेडियोग्राफी, चौथा ऑप्शन दिया है सेंट्रीफ्यूगेशन। इसका आंसर क्या है, ऑटो रेडियोग्राफी। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ ऑपरॉन। ये नीट का क्वेश्चन है 2018 का। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द ऑपरॉन एक्सेप्ट। ऑपरेटर तो होता ही है। दूसरा ऑप्शन है स्ट्रक्चरल जीन, ये भी होता है। तीसरा है प्रोमोटर, ये भी है। चौथा है इनहेंसर, इनहेंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर। ये अच्छा क्वेश्चन है। डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर, पहला ऑप्शन है ड्यूरिंग एस फेज विद इन न्यूक्लियोलस पीरियर टू फिजन जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन। तो पीरियर टू फिजन, फिजन से पहले। प्रोकार्योट डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है उसको हम एक्सप्लेन किससे करते हैं, थीटा क्रेन मॉडल से एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, जब नोट करें आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। इफ देयर आर 999 बेसेस इन एन आरएनए that codes for a protein with 333 amino acid. If there are 999 मतलब 999 bases in an RNA that codes for a protein with 333 amino acid and the base at position 901 is deleted मतलब डिलीट कर गया, such that the length of RNA become 998 bases, how many codon will be altered? कितने कोडॉन इसमें से चेंज हो जाएंगे। तो देखिए कहाँ पर डिलीशन हो रहा है, 901 पे हो रहा है ना। तो 901 के बाद के जितने भी कोड हैं वो सब अल्टर्ड हो जाएंगे, उससे पहले के नहीं होने के। तो आंसर क्या आ जाएगा, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा 11, तीसरा है 33 और फोर्थ है 333। इसका आंसर है 33। इसका आंसर क्या है, 33। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेलर कंडक्टेड, ये क्वेश्चन भी आ चुका है नीट में। टेलर कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ क्रोमोसोम्स, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ क्रोमोसोम्स रेप्लिकेशन ऑन, याद ही होगा आपको, VC ऑफ फाबा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टार्ट कोडॉन। स्टार्ट कोडॉन मीन्स इनिशिएशन कोडॉन, कौन सा है, AUG और GUG है, AUG और GUG है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन नोट कीजिए आप,
DNA dependent RNA polymerase catalyze transcription on one strand of the DNA which is called, क्या कहेंगे उसको जिस पे RNA फॉर्मेशन होता है उसे क्या कहेंगे, जिस पे ट्रांसक्रिप्शन होता है उस DNA को क्या कहते हैं हम, टेम्पलेट कहते हैं। तो क्या कहेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्प्लाइसोम्स आर नॉट फाउंड इन द सेल्स ऑफ, फिर लाइक देखिए SPLICEOSOMES, स्प्लाइसोम्स आर नॉट फाउंड इन द सेल्स ऑफ, पहला ऑप्शन प्लांट में तो पाया जाता है, फंजाई, एनिमेलिया, चौथा ऑप्शन क्या है, बैक्टीरिया। तो इसमें आंसर क्या होगा, बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग RNA शुड बी मोस्ट एबंडेंट इन एनिमल सेल, ये नीट का क्वेश्चन है 2017 का, है ना। एनिमल सेल में सबसे ज़्यादा कौन सा RNA होता है, राइबोसोमल RNA होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फाइनल प्रूफ फॉर DNA as the genetic material, the final proof of DNA as the genetic material came from the experiments of ग्रिफ्स के एक्सपेरिमेंट से आता है ये। दूसरा ऑप्शन है हर्शे एंड चेज, तीसरा है एवेरी, मैकलियोड और मैककार्टी, चौथा है हरगोविंद खुराना। तो कौन सा आंसर है इसका, हर्शे एंड चेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर जेनेटिक कोड। जब भी क्वेश्चन ऐसा जाए नॉट ट्रू, इनकरेक्ट, तो थोड़ा ध्यान दिया करें क्वेश्चन को, क्योंकि लैंग्वेज बदली भी होती है। व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर जेनेटिक कोड, पहला है इट इज नियरली यूनिवर्सल, दूसरा है डीजनरेट, तीसरा क्या है अनएम्बिगुअस, चौथा क्या है ए कोडॉन ऑफ मैसेंजर RNA इज रीड इन ए नॉन कॉन्टिग्यूअस फैशन। ये आंसर सही है, ए कोडॉन इन मैसेंजर RNA इज रीड इन ए नॉन कॉन्टिग्यूअस फैशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड ज्वाइनिंग द एक्सॉन, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड ज्वाइनिंग द एक्सॉन इन ए डिफाइंड ऑर्डर इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉल्ड। मेरा क्वेश्चन कंप्लीट करने से पहले ही आपने इसका आंसर दे रहे हैं, आपकी मुस्कुराहट बता रही है। आंसर क्या है, RNA स्प्लाइसिंग। गुड, सही आंसर है। रिमूवल ऑफ RNA पॉलीमरेज थर्ड फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म से आपने RNA पॉलीमरेज थर्ड को रिमूव कर दिया। विल इफेक्ट द सिंथेसिस ऑफ, तब किसकी सिंथेसिस नहीं होगी, किसकी सिंथेसिस इफेक्टेड होगी। आंसर सीधा सा है बिल्कुल, ट्रांसफर RNA, ट्रांसफर RNA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कोडॉन इज करेक्टली मैच विद देयर फंक्शन of the signal for the particular amino acid. Which one of the following pair of codon is correctly matched with their function or the signal for the particular amino acid? तो मैं देखिए ऑप्शन बोल रहा हूँ, UUA, UCA, ये ल्यूसीन के लिए है या नहीं है। दूसरा ऑप्शन है GUU, GCU, एलेनिन के लिए है या नहीं है। तीसरा ऑप्शन है UAG, UGA, ये क्या है, स्टॉप कोडॉन। आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन RNA पॉलीमरेज होलो एंजाइम बाइंड टू ए जीन प्रोमोटर। देखिए ट्रांसक्रिप्शन के समय RNA पॉलीमरेज होलो एंजाइम बाइंड टू ए जीन प्रोमोटर एंड एज्यूम ए सैडल लाइक स्ट्रक्चर। एंड एज्यूम में कौन सा स्ट्रक्चर है, सैडल लाइक स्ट्रक्चर, सैडल लाइक स्ट्रक्चर ना। व्हाट इज इट्स DNA बाइंडिंग सीक्वेंस, कहाँ पे जाके एंजाइम जुड़ा है। मैंने आपको बताया था प्रोमोटर में, है ना, क्या सीक्वेंस होता है, प्रोमोटर में टाटा बॉक्स होता है ना, तो क्या सीक्वेंस होता है, TA-TA-AT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस किसने दी थी, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस किसने दी थी, बीडल एंड टॉटम ने। रट लीजिए इसको, बीडल एंड टॉटम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज टेक्निक इन DNA फिंगरप्रिंटिंग। DNA फिंगरप्रिंटिंग में सबसे कौन सी टेक्निक को यूज करते हैं,
AFLP, दूसरा है VNTR, तीसरा है SCAR, चौथा है SSCP। तो आंसर क्या है इसका? VNTR। द रिएक्शन अमीनो एसिड प्लस ATP, एरो लगा दीजिए, अमीनो एसिड AMP प्लस PP डेपिक्स द रिएक्शन अमीनो एसिड प्लस ATP, एरो लगा दीजिए, अमीनो एसिड AMP प्लस PP डेपिक्स DEPICTS। तो पहला ऑप्शन क्या है इसका? देखिए, एमिनो एसिड एसिमिलेशन, दूसरा ऑप्शन है एमिनो एसिड ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा ऑप्शन है एमिनो एसिड एक्टिवेशन, चौथा है एमिनो एसिड ट्रांसलोकेशन। तो क्या आंसर हो इसका? एमिनो एसिड एक्टिवेशन। गुड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैक ऑफ प्रॉन इन ई कोलाई इज इंड्यूस्ड बाई लैक्टोज, आंसर है इसका लैक्टोज। देखिए क्वेश्चन देखिए, ये 2006 का क्वेश्चन है AIPMT का। 1 टन ऑफ द हेलिक्स इन ए बी फॉर्म DNA, 1 टन ऑफ द हेलिक्स इन ए बी फॉर्म DNA इज अप्रॉक्सीमेटली, है ना, ये पीछे डायग्राम भी बना हुआ था, मैंने आपको समझाया भी था, वही क्वेश्चन आ भी गया, देखिए, है ना। जो मैं आपको समझा रहा हूँ ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन मिलेंगे उसमें से। मैंने आपको सबसे पहले शुरू में समझाया था कि DNA की 1 टन की लेंथ कितनी होती है, वो क्वेश्चन देखिए इसमें है ना। तो देखिए आंसर देखिए क्या है इसका? पहला ऑप्शन है 20 nm, दूसरा ऑप्शन है 0.34 nm, तीसरा ऑप्शन है 3.4 nm, चौथा है 2 nm। तो क्या हो जाएगा आंसर? 3.4 nm। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जीन 1 एंजाइम रिलेशनशिप वाज एस्टेब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1 जीन 1 एंजाइम, सबसे पहले किस में किया गया था? बिल्कुल सीधा सा आंसर है न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा फंजाई होती है, उसमें किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इन DNA आर, बहुत आसान क्वेश्चन है, एंटी पैरेलल। अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, टीलोमियर रिपीटेटिव DNA सीक्वेंस, टीलोमियर रिपीटेटिव DNA सीक्वेंस कंट्रोल द फंक्शन ऑफ यूकारियोट क्रोमोसोम बिकॉज दे, पहला ऑप्शन सुनिए ध्यान से, एक्ट एज ए रेप्लिकॉन, दूसरा क्या है? प्रिवेंट क्रोमोसोम लॉस, तीसरा क्या है? हेल्प क्रोमोसोम स्पेयरिंग, चौथा है RNA ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएटर। क्वेश्चन क्या था फिर? टीलोमियर रिपीटेटिव DNA सीक्वेंस कंट्रोल द फंक्शन ऑफ यूकारियोटिक क्रोमोसोम बिकॉज दे, आंसर क्या इसका? प्रिवेंट क्रोमोसोम्स लॉस, प्रिवेंट क्रोमोसोम लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द जेनेटिक कोड डिक्शनरी हाउ मेनी कोडॉन्स आर यूज टू कोड फॉर ऑल द 20 एसेंशियल अमीनो एसिड? ये मैंने रात आपको बताया था, क्या इसका आंसर है? 61 कोडॉन। देखिए 64 कोडॉन्स हैं, जिसमें से 3 स्टॉप कोडॉन हैं और 61 कोडॉन जो हैं वो 20 अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करते हैं। लेकिन ट्रिप्टोफैन जो है UGG है, ट्रिप्टोफैन के लिए सिर्फ एक ही कोडॉन है, वो कौन सा है? UGG। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ 64 कोडॉन्स 61 कोडॉन्स कोड फॉर 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड, इट इज कॉल्ड डीजेनेरेसी ऑफ जेनेटिक कोड, डीजेनेरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA element which can switch, D element which can switch their position are called, मतलब DNA एलिमेंट जो अपना प्लेस बदलते रहते हैं, DNA एलिमेंट को जीन कह दो ना, वो जीन जो अपना प्लेस बदलते रहते हैं उन जीन्स को हम क्या कहते हैं? जंपिंग जीन कहते हैं या ट्रांसपोसोन कहते हैं। और मैक क्लिंटन ने इसको डिस्कवर किया था मेज कॉब में, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। हाउस कीपिंग जीन कौन से होते हैं? नोट कर लें, हाउस कीपिंग जीन कौन से होते हैं? जो हर सेल के अंदर प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं हाउस कीपिंग जीन। जैसे ग्लाइकोलिसिस का जीन जो है वो हाउस कीपिंग जीन है, ग्लाइकोलिसिस का जीन हाउस कीपिंग जीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA synthesis can be specially measured by estimating the incorporation of radio label। आपको टाइलर याद आ रहा होगा,
DNA synthesis can be specially measured by estimating the incorporation of radiolabel. पहला ऑप्शन है यूरेसिल, दूसरा कौन सा है डीऑक्सीराइबोस शुगर, तीसरा क्या है एडेनिन, चौथा क्या है थायमिडिन। मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट करूं, DNA synthesis can be specially measured by estimating the incorporation of radiolabel. तो आंसर क्या आएगा इसका थायमिडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंटीकोडॉन इज एन अनपेयर्ड ट्रिपलेट ऑफ बेस। एंटीकोडॉन इज एन अनपेयर्ड ट्रिपलेट ऑफ बेस in an exposed position of पहला ऑप्शन है मैसेंजर आरएनए, दूसरा है राइबोसोमल आरएनए, तीसरा क्या है ट्रांसफर आरएनए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, हाँ बताइए आप, ट्रांसफर आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैसेंजर आरएनए डायरेक्ट द बिल्डिंग ऑफ प्रोटीन थ्रू ए सीक्वेंस ऑफ, ये तो क्वेश्चन पढ़ते इसका आंसर आ गया कोडॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ ऑर्गेन डिफरेंशिएशन। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ ऑर्गेन डिफरेंशिएशन डिपेंड्स ऑन द मॉड्यूलेशन इन ट्रांसक्रिप्शन बाय, पहला है एंटीकोडॉन, दूसरा है आरएनए पॉलीमरेज, तीसरा क्या है राइबोसोम, चौथा क्या है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ ऑर्गेन डिफरेंशिएशन डिपेंड्स ऑन द मॉड्यूलेशन इन ट्रांसक्रिप्शन बाय, आंसर हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियोटाइड आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड इज ए कंपोजिट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय, पहला ऑप्शन है बेस शुगर फास्फेट का होल एन, दूसरा है बेस शुगर OH, तीसरा है बेस शुगर फास्फेट और तीसरा है शुगर फास्फेट, चौथा क्या है ऑप्शन शुगर फास्फेट। तो क्वेश्चन क्या था, न्यूक्लियोटाइड आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड इज ए कंपोजिट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फास्फेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ DNA was first demonstrated in, पहला ऑप्शन है साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, दूसरा है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, तीसरा है इश्रिया कोलाई, चौथा है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो आंसर है इश्रिया कोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइप ऑफ RNA पॉलीमरेज रिक्वायर्ड इन न्यूक्लियस ऑफ यूकारियोट्स फॉर RNA सिंथेसिस इज, तीन है ना, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट ट्रू, व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर जेनेटिक कोड। पहला ऑप्शन है इट इज एन एम्बिगुअस, दूसरा है ए कोडॉन इन मैसेंजर RNA इज रीड इन ए नॉन कॉन्टिग्युअस फैशन, इट इज ए नियरली यूनिवर्सल, इट इज डिजेनरेट। तो नॉन क्या तक व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड के लिए ट्रू नहीं है। तो क्वेश्चन आंसर देखिए, ए कोडॉन इन मैसेंजर RNA इज रीड इन ए नॉन कॉन्टिग्युअस फैशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियो ट्रेसर टेक्निक शोज दैट DNA इज इन, रेडियो ट्रेसर टेक्निक शोज दैट DNA इज इन, पहला ऑप्शन है मल्टी हेलिक्स स्टेज, दूसरा क्या है सिंगल हेलिक्स स्टेज, तीसरा क्या है डबल हेलिक्स स्टेज, चौथा क्या है नन। तो आंसर क्या होगा इसका डबल हेलिक्स स्टेज, क्या होगा इसका डबल हेलिक्स स्टेज। बस 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं, द हेरिडिटरी मटेरियल प्रेजेंट इन द बैक्टीरियम E. coli इज, द हेरिडिटरी मटेरियल प्रेजेंट इन बैक्टीरियम E. coli इज, पहला है सिंगल स्ट्रैंड DNA, दूसरा है डबल स्ट्रैंड DNA, तीसरा क्या है DNA एंड RNA, चौथा ऑप्शन है RNA। तो E. coli में हेरिडिटरी मटेरियल कौन सा है, डबल स्ट्रैंड DNA है, डबल स्ट्रैंड DNA, इसको मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यू, डिफरेंशिएशन ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यू इन ए डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म इज एसोसिएटेड विद, पहला ऑप्शन लीथल म्यूटेशन,
दूसरा डिलीशन ऑफ जीन्स, तीसरा डेवलपमेंटल म्यूटेशन, चौथा क्या है, डिफरेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ जीन। यही आंसर है ना, डिफरेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन डीएनए साइट एट विच आरएनए पॉलीमरेज बाइंड। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन डीएनए साइट एट विच आरएनए पॉलीमरेज बाइंड इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन क्या है, प्रोमोटर, दूसरा रेगुलेटर, तीसरा एनहेंसर, चौथा क्या है, रिसेप्टर। क्या आंसर होगा इसका, प्रोमोटर। यस, प्रोमोटर साइट पे क्या होता है, TA नेक्स्ट क्वेश्चन। डीजनरेशन ऑफ ए जेनेटिक कोड, डीजनरेशन ऑफ ए जेनेटिक कोड इज एट्रीब्यूटेड टू द, पहला ऑप्शन है फर्स्ट मेंबर ऑफ ए कोडॉन, दूसरा है सेकंड मेंबर ऑफ कोडॉन, तीसरा है एंटायर कोडॉन, चौथा ऑप्शन है थर्ड मेंबर ऑफ कोडॉन। तो क्या आंसर हो इसका, थर्ड मेंबर ऑफ कोडॉन, थर्ड मेंबर ऑफ कोडॉन। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड ऑन विच बैक्टीरिया। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड ऑन विच बैक्टीरिया। आंसर होगा इसका डिप्लोकोकस निमोनी, डिप्लोकोकस निमोनी। एक लास्ट क्वेश्चन और देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ए न्यूट्रिशनल वाइल्ड टाइप ऑर्गेनिज्म, ए न्यूट्रिशनल वाइल्ड टाइप ऑर्गेनिज्म विच डज नॉट रिक्वायर एनी एडिशनल ग्रोथ सप्लीमेंट, which does not require any additional growth supplement is known as osmotroph, mixotroph, auxotroph या प्रोटोट्रॉफ। क्या आंसर हुआ इसका, प्रोटोट्रॉफ है, प्रोटोट्रॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ई कोलाई अबाउट टू रेप्लिकेट was placed in a medium containing, आप नोट कर लें, ई कोलाई about to replicate was placed in a medium containing radioactive thymidine for 5 minutes. Then it was made to replicate in a normal medium. Which of the following observation shall be correct? हाँ, रिपीट करता हूँ। E. coli about to replicate was placed in a medium containing radioactive thymidine for 5 minutes. Then it was made to replicate in a normal medium. Which of the following observation shall be correct? पहला ऑप्शन है each strand half radioactive, one strand radioactive, both strand of DNA will be radioactive. इसका आंसर क्या होगा, one helix radioactive, one strand radioactive। जो मैंने ओरल डिस्कस किया है, इस वीडियो लेक्चर को या 2-3 बार सुनिएगा, आपको बहुत से क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और जो मैंने आपको क्वेश्चन आंसरिंग आपसे करी है ना, आप भी इसे कई बार रिवाइज कर लीजिएगा, तो ये आपको क्वेश्चन याद भी हो जाएंगे। ओके, थैंक यू। मेरी इस कोशिश को आप लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।